जीवन विपद जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। लास्ट टाइम पे हमने कुछ क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट दिया था, तो पहले वो प्रॉब्लम ले लेते हैं। वेवलेंथ हमने दिया था लैम्डा इक्वल टू 200 नैनोमीटर, ठीक है। और इसमें फाइंड करवाया था आपसे एनर्जी, तो hc बाई लैम्डा से आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा था 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, और जूल में कितना आ रहा था 10 टू द पावर माइनस 19 18 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। बी पार्ट था लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो ये E बाई सी आ गया, और ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 3.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सी इफेक्टिव मास m इक्वल टू पी बाई सी से निकाल सकते हैं या E अपॉन सी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, और ये आ रहा है कितना 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 35 किलोग्राम। नेक्स्ट है डी पॉइंट, आपसे पूछा गया था फ्रीक्वेंसी सी बाई लैम्डा से कैलकुलेट किया आपने 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 15 हर्ट्ज। इनमें कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन था आपको फ्रीक्वेंसी 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज, ये दे रखा था ना। अब इसमें एनर्जी हमने निकाली तो E इक्वल टू एच न्यू से कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.413 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट, और जूल में कितना आ रहा है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 जूल। बी आपसे कहा गया लीनियर मोमेंटम E बाई सी, ठीक है, और ये वैल्यू आ रही कितनी 2.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28। सी पार्ट था इफेक्टिव मास P बाई सी, कितना आ गया ये अप्रोक्सीमेट 7.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 37। डी आपको कैलकुलेट करनी वेवलेंथ, तो सी बाई न्यू से, और ये 3 माइक्रो यानी 10 की पावर माइनस 6 मीटर। थर्ड दिया हुआ था आपको लीनियर मोमेंटम 10 टू दी पावर माइनस 27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसमें फाइंड करना था हमें एनर्जी, तो एनर्जी E इक्वल टू क्या हो गया PC, और इससे सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आ रही है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। बी था इफेक्टिव मास, तो ये P बाई सी से आ जाएगा, और ये कितना हो गया आपके पास इफेक्टिव मास 3.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 36 किलोग्राम। और थर्ड था वेवलेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी से आएगा, और ये वैल्यू आ रही है कितनी 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर। क्वेश्चन 4 में हमने आपको दिया था गिवन पावर दे रखी थी शायद 198 वाट, और
फ्रीक्वेंसी दी थी 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज है। अच्छा 3 मेगा हर्ट्ज है, 3 मेगा हर्ट्ज। और इसमें आपसे फाइंड कराया गया था नंबर ऑफ फोटोन पर मिनट। सो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालें तो P अपॉन एच न्यू, P अपॉन एच न्यू से हम कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 29 फोटोन पर सेकेंड आया। इज इट क्लियर? तो ये हमारे को निकालना है कैपिटल एन, जो कि स्मॉल एन इंटू टी हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू, और हमने आपको बताया भी था कि टाइम से मल्टीपल कर दीजिए। किसी को ये कंफ्यूजन हो तो देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लीजिए एन डैश, तो मैं इसे लिख देता हूं 1 इंटू 10 टू दी पावर 29, ठीक है, फोटोन पर सेकेंड। अब मैंने क्या किया, इसको 60 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 60 सेकेंड क्या हो गया, मिनट हो गया, और 60 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 6 इंटू 10 टू दी पावर 30 फोटोन पर मिनट। तो किसी को कंफ्यूजन हो कि नहीं पर मिनट पूछ लिया तो अब तो फिर 60 से डिवाइड नहीं करना होता है, मल्टीपल ही करेंगे। तो आप डायरेक्ट मल्टीपल से भी ले सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर आ रहा, वही बात आ रही, ठीक है ना। तो जब भी मान लीजिए 1 आवर में ऐसा अपन ने किया था, 1 डे में है तो 86,400 सेकेंड से अपन ने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। मतलब जब भी आपसे कहा जाएगा उतने टाइम में तो मल्टीप्लाई ही होगा पर सेकेंड निकालने के बाद। हो गए नोट? नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन। उसमें आपको दिया गया था फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पावर आपको दे रखी थी 4 मिलीवाट, और आपसे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पूछा गया था। तो n इक्वल टू पी अपॉन एच न्यू, पर सेकेंड ही फाइंड करवाया गया था। इसमें क्या आ रहा है वैल्यू, 5 इंटू 10 टू दी पावर 15 फोटोन पर सेकेंड, ये आ रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें शायद सोर्स की पावर का रेशो आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। पावर देखिए S1 सोर्स दिया हुआ था और एक S2 सोर्स दिया हुआ था, है ना। S1 के लिए पावर आपको नहीं, नंबर ऑफ फोटोन दिए हुए थे, है ना। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड N1 कितना दिया था, 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 फोटोन पर सेकेंड, ठीक है। और वेवलेंथ दी थी इसकी 4000 एंगस्ट्रॉम, और ऐसे ही N2 दिया हुआ था 1 इंटू 10 टू दी पावर 20 फोटोन पर सेकेंड, और इसके लिए वेवलेंथ थी 2000 एंगस्ट्रॉम। पावर का रेशियो क्या है, 1:1, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि देखिए ये P1 अपॉन P2 निकालेंगे हम, तो ये हो गया हमारे पास N1 HC बाई लैम्डा 1 और N2 HC बाई लैम्डा 2। ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया N1 अपॉन N2 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1:1।
यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ बोलिए। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट आ रहा है, देखिए सॉल्व किया आपने, इसी को डिवाइड कर दो ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, एच और सी तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है ना आपका जूल में। तो अब ई से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। जब भी इलेक्ट्रोवोल्ट में लाना होता है तो जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में लाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करोगे आप किससे, 1.6 इंटू 10⁻19 कर लेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मगर 10⁻⁻1 इधर से आया तो वो 0.41। हाँ भाई, और कोई डाउट नहीं है? हो गई नोट? नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और इसे एक और नाम बोलते हैं एनर्जी फ्लक्स। आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी फ्लक्स, एक ही बात है। अब देखिए हमने कहा था सोर्स से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो दो फॉर्म में हो गई, यदि प्रोपेगेट हो रही तो वेव, और मैटर से इंटरेक्ट कर रही है तो पार्टिकल, ठीक है। फिर हमने कहा ये एनर्जी कोई भी सरफेस रिसीव कर रहा है तो कुछ तो टाइम लेगा, तो वो टी टाइम में आ रही थी एनर्जी, उसे अपन ने लिखा था NH/न्यू। पर सेकंड आ रही तो वो हो गई पावर, ठीक है। तो ये पावर हो गई जो एनर्जी पर सेकंड पास हो रही है किसी भी एरिया से, मगर ये पर यूनिट एरिया से पास हो रही है, वो कहलाएगी क्या, इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट लिखिएगा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया in per unit time is called एनर्जी फ्लक्स, ठीक है। एनर्जी फ्लक्स कहते हैं या इंटेंसिटी कहते हैं, बात एक ही है। तो अब यहां पर देखिए ये जो सोर्स है, यहां मैंने स्पेरिकल सोर्स ले लिया है और ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इससे डी डिस्टेंस पर हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है। अब डी डिस्टेंस, इससे इक्वल डी डिस्टेंस सभी तरफ देखें तो ये एक सर्कल बन गया, मगर इधर भी चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। तो स्फेरिकल पार्ट हो गया। अब इंटेंसिटी में कैलकुलेट करूं तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दो, एनर्जी को लिखा था अपन ने ET अपॉन एरिया इंटू टाइम, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, एनर्जी ऑफ रेडिएशन और ये एरिया इंटू टाइम, क्लियर। अब एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, इसे नाम दिया था अपन ने पावर, तो ये हो गया हमारे पास पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। पावर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया भी क्या हो गई, इंटेंसिटी। अब पावर ऑफ रेडिएशन तो ये फिक्स है सोर्स की, मगर अब एरिया की बात करें तो एरिया बढ़ा सकते हैं हम, डिस्टेंस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई R²,
आर की जगह क्या हो गया डी, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये वाला फॉर्मूला तो आपके चाहे वो वेव हो या पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही हो, दोनों में ही अप्लाई होगा। तो फिर चेंज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी पावर। यदि मैटर से इंटरेक्ट कर रहा है तो आप पार्टिकल की तरह मानेंगे, तो ये पावर ऑफ रेडिएशन को क्या लिखेंगे? NH न्यू। और यदि वेव है तो पावर ऑफ रेडिएशन को क्या लिखेंगे? E/T। बात समझ में आ रही? तो अब यहां तो हम कह रहे हैं मैटर से इंटरेक्ट कर रही, तो पावर ऑफ रेडिएशन क्या हो गया? NH न्यू। तो बिकॉज पावर ऑफ रेडिएशन P इक्वल टू NH न्यू। दिखाई था ना अभी, स्पेसिफिकेशन किए थे अपन ने सारे, कोई डाउट में तो नहीं? तो अब ये वैल्यू रख दें यहां पे, I इक्वल टू P की जगह लिख रहा हूं मैं NH न्यू। ठीक है ना, एक स्टेप बढ़ाते हैं, चलिए P अपॉन A और पावर की जगह लिखा NH न्यू अपॉन A। ठीक है, क्योंकि रेडिएशन ड्यूअल नेचर शो करती, वेव भी और पार्टिकल भी। जब प्रोपेगेट हो रही है तब आप ऐसा नहीं लिख सकते, तब तो केवल पावर P रह जाएगी अपॉन A से करेंगे। मगर मैटर से इंटरेक्ट कर रही है तो फिर आप एनर्जी क्या कर दी? क्वांटाइज। तो फिर पावर को लिख सकते हैं NH न्यू। इज इट क्लियर? और यहां मैटर से इंटरेक्ट करने की बात कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से लिख दिया। अब स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो स्मॉल n बाई ए को हम रीड करेंगे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इज इट क्लियर? तो ये इसको नाम दिया हमने फोटोन फ्लक्स, H न्यू। फोटोन फ्लक्स क्यों? क्योंकि देखिए एनर्जी फ्लक्स आपने नाम दिया है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया क्या हो गई? एनर्जी फ्लक्स। फोटोन क्या है? एनर्जी है, फोटोन भी तो एनर्जी है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो वहां उसे हम कह सकते हैं फोटोन फ्लक्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं I इक्वल टू, ये फोटोन फ्लक्स हो गया, और H न्यू की जगह लिख सकते हैं हम HC बाई लैम्डा। हियर NF स्मॉल n अपॉन ए हो गया, यानी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखिए पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कह रहे हैं, इसका मतलब पर यूनिट एरिया हो गया। या फिर आप इसे लिख सकते हैं NFO फोटोन फ्लक्स, या फिर आप क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, बट ऐसा यूनिट में देखें तो पर सेकेंड यूनिट टाइम लेते हैं सेकेंड में, और जो एरिया हम मेजर करते हैं वो मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है,
ये नोट हो गया? देख लीजिए, नोट नहीं हुआ तो बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हैं। एनर्जी फ्लक्स यानी इंटेंसिटी। एनर्जी फ्लक्स 10 to the power -4 watt per centimeter square and wavelength 400 nanometer of radiation are normally incident on perfectly absorbing plate. Perfectly absorbing plate. ब्रैकेट में लिखिएगा एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट, ठीक है, डैश लगा के छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट लिखे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, सेकेंड लिखिए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर रिसीव्ड बाय प्लेट। थर्ड लिखिए एनर्जी एब्जॉर्ब बाय प्लेट in duration 1 minute। करिए क्वेश्चन। हो गया? फर्स्ट का आंसर बताएं। 4 into 10 to the power 15 16। चलिए दो आंसर आ रहे हैं भाई। 4 into 10 to the power
16 भी आ रहा है। सेकेंड करेक्ट कौन सा वो अभी बताएंगे, है ना। सेकेंड बोले 2 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आ रहा है, चेंज है। थर्ड बताइए आंसर। 0.12 जूल। हाँ भाई, इसमें और कोई चेंजेस है? नहीं है। फर्स्ट में 4 इंटू 10⁻15 और 16। 15 कितनों क्या आ रहा है? अच्छा, और 16 तू रहा था वो गायब हो गया। इसका मतलब ये आंसर ही नहीं है ना। ठीक है, जिसने भी बोला था वो नेगेटिव हो गया, है ना। करेक्शन कर लिया होगा। करेक्ट आंसर ये है, सही है, गुड। +4 मार्क्स है इनमें। देखिए यहां पर बात करते हैं हम फर्स्ट। तो आपको नंबर ऑफ फोटोन पूछा गया है पर सेकेंड, तो n इक्वल टू पी लैम्डा अपॉन एच सी। पावर नहीं दे रखी तो आप इंटेंसिटी इंटू एरिया करके पावर निकाल सकते हैं, इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। और ये वैल्यू सोल्व करते हैं तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। चेक कर ले, 1 दे रखा है। एरिया आपके पास है 2 इंटू 10⁻³ और लैम्डा आपके पास है 4 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, -3 -7 10 हो गया, 2 कैंसिल हो ही गया। ठीक है, ये 2 इंटू 10⁻25 था, तो ये 10 कैंसिल होगा तो 15 ऊपर आ गया। नेक्स्ट है सेकेंड, हमें फोटोन फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फोटोन फ्लक्स यानी स्मॉल n बाई ए, या फिर आप लिखें तो वो आई एरिया कट जाएगा, आई लैम्डा अपॉन एच सी हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया, यानी ये लिख दिया मैंने आई लैम्डा अपॉन एच सी। सॉल्व करेंगे इससे तो एरिया से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। थर्ड, हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी। सो एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। पावर हो गया, आप अच्छी तरह जान रहे हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी हमारे पास है 1, एरिया है 2 इंटू 10⁻³ SI यूनिट में, और टाइम 1 मिनट दिया है यानी 60 सेकेंड। ये सब रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.12 जूल, क्योंकि हमने सारे डेटा SI यूनिट में रखा तो एनर्जी SI यूनिट में आएगी। हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, if intensity of incident radiation becomes double but frequency becomes half, then what effect on photon flux?
हाँ 4 टाइम्स बिल्कुल सही जवाब है। कितनों के आ रहा आंसर 4 टाइम्स, वेरी गुड। क्योंकि ये हो गया हमारे पास इंटेंसिटी I इक्वल टू फोटोन फ्लक्स और h न्यू। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे फोटोन फ्लक्स इक्वल टू I अपॉन h न्यू। प्रोपोर्शनल लिखे, h तो कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनल टू हो गया I अपॉन न्यू। अब फोटोन फ्लक्स 2 अपॉन फोटोन फ्लक्स 1 निकाले हम, तो ये I2 अपॉन I1 इंटू न्यू 1 अपॉन न्यू 2। हमने इंटेंसिटी को तो डबल किया है 2I अपॉन I, बट फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया हमने हाफ हाफ। पहले न्यू थी तो अब न्यू बाई 2 कर दिया, सो ये 4 टाइम्स हो गया, 4:1। सो NF2 इज 4 टाइम्स ऑफ NF1। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, इसमें लिखिएगा व्हेन रेडिएशन आर नॉर्मली इंसिडेंट ऑन सरफेस। व्हेन रेडिएशन आर नॉर्मली इंसिडेंट ऑन सरफेस, सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। वैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके डेरिवेशन की बात करें तो सिंपल वैसे के वैसे ही है। देखिए प्रेशर निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया, ठीक है। अब फोर्स की बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, ठीक है। अब बात आती है मोमेंटम में चेंज कैसे, तो देखिए फोटोन का मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा या E बाई सी, ठीक है। फोटोन जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो उसकी डायरेक्शन इस ओर, रिफ्लेक्ट होगा डायरेक्शन ये होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो चेंज क्या होगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो उस तरह से अब n फोटोन स्ट्राइक करें तो मोमेंटम हो जाएगा फोटोन का यानी रेडिएशन का NH बाई लैम्डा या फिर NE बाई सी। मगर हम यहां पर इसे पावर की टर्म्स में लेंगे, क्योंकि पावर दे रखी हो तो हम उसे हर टर्म्स में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां इसे फॉर्मूले को पावर की टर्म्स में लिख रहे हैं। फोर्स F इक्वल टू हो गया इंसिडेंट पावर प्लस रिफ्लेक्टिंग पावर अपॉन C, एंड प्रेशर ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यहां ये फोर्स हमेशा नॉर्मली रहेगा क्योंकि रेडिएशन हमने क्या कहा है, नॉर्मली इंसिडेंट है। हियर PI जो है पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, PI इक्वल टू NIH न्यू, PR जो है यहां पे पावर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन यानी PR इक्वल टू NRH न्यू, और C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए, इसे मैं आपको समझा देता हूं।
हो गया नोट। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो लाइट सोर्स है, इससे जो लाइट आ रही है, व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, व्हाइट कलर की लाइट होती है नॉन मोनोक्रोमेटिक या मोनोक्रोमेटिक? नॉन मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि व्हाइट लाइट को यदि आप प्रिज्म से पास करेंगे तो ये 7 कलर में वापस से स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब सभी कलर का मिक्स है व्हाइट, ठीक है। तो अब हमने इस नॉन मोनोक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिक में बदलना है। मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही कलर, ठीक है। तो इसके आगे हमने एक ग्रीन कलर का ग्लास लगा दिया, एक थिन ग्लास लगा दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एज ए फिल्टर की तरह काम करेगा, जो कि सभी रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी सभी कलर की लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, केवल ग्रीन कलर की लाइट को ही पास करेगा। तो अब उससे केवल कौन सी लाइट आ रही है, ग्रीन लाइट, ठीक है। कलर चेंज नहीं होगा तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। अब यहां इस पर ग्रीन लाइट स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट भी ग्रीन लाइट ही हो रही। तो इंसिडेंट फोटोन और रिफ्लेक्टेड फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब तक कलर चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा। मगर मान लीजिए 100 फोटोन पर सेकेंड इस पे स्ट्राइक कर रहे थे, 30 फोटोन इसने एब्जॉर्ब कर लिए सरफेस ने, तो रिफ्लेक्ट कितने किए, 70। तो इंसिडेंट फोटोन तो थे 100 और रिफ्लेक्टिंग कितने हैं, 70। इसलिए अब ये दोनों पावर सेम नहीं। मगर मान लीजिए ये 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो 100 फोटोन आएंगे, 100 ही रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये इंसिडेंट पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर क्या हो गई, सेम। इंसिडेंट पावर यदि P है तो रिफ्लेक्टिंग पावर भी कितनी होगी, P। तो फिर यहां फॉर्मूला बन गया परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग की सरफेस के लिए P प्लस P यानी 2P अपॉन C। और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो पावर इंसिडेंट तो हुई, बट रिफ्लेक्ट क्या हुई, 0। तो फिर ये हो जाएगा P प्लस 0 अपॉन C यानी P बाई C। और पार्शियली तो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका आ गया। दूसरा, इसका एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए उसने पावर नहीं दे रखी आपको, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से हमने पावर निकाली ली ना, P इक्वल टू NH, नंबर ऑफ फोटोन देगा। वेवलेंथ दे रखी है, नंबर ऑफ फोटोन दे रखा है, तो भी पावर आ गया, ठीक है। और मान लीजिए वो मोमेंटम की बात करता है, चेंज इन मोमेंटम सरफेस पे क्या होगा, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट, डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो इस तरह से सारी चीजें हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। फिफ्टी वाट पावर ऑफ रेडिएशन are normally incident on a plane surface of area 5 centimeter square. Calculate force and pressure exerted by radiation on surface if, अब पहला पार्ट लिखिए, surface is perfectly absorbing, surface is perfectly absorbing. सेकंड लिखिए, surface is perfectly reflecting. थर्ड लिखिए, surface can absorb 80% radiation and remaining are reflected back
रिमेनिंग आर रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, करिए क्वेश्चन। हो गया सोल्व? बताइए भाई, फर्स्ट का आंसर बोला है, कितना आ रहा है? 1.66 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और इसी का प्रेशर 3.3 -4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर कहते हैं पास्कल। ये आ रहा है कि चेंज आ रहा है? ठीक है, सेकंड बोलिए। 3.3 10⁻⁻7 न्यूटन और 6.6 10⁻⁻4। थर्ड 10⁻2 इंटू 10⁻2 आ रहा है, 10⁻⁻, और ये 4 इंटू 10⁻⁻4। कितनों क्या आ रहा है ये आंसर? वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हो गया आपके पास फोर्स F इक्वल टू P/C, ठीक है भी, और इससे ये वैल्यू आ जाएगी, पावर आपने लिख दिया 50 वाट और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। सो ये आ गया हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया की वैल्यू रख देंगे तो ये आ गया था हमारे पास 3.3 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट था आपका, वो था फोर्स, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये 2P/C हो गया। सो वैल्यू सॉल्व करने पर ये आ गई 3.3 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और प्रेशर को हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया से,
तो अब ये फोर्स ये वाला काउंट होगा और इस रखेंगे तो ये 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। थर्ड था, तो देखिए इसमें इंसिडेंट पावर तो है 50 वाट और जो रिफ्लेक्टिंग पावर है वो 20% है, 20% ऑफ 50 वाट, जो कि कितना हो गया 10 वाट हो गया। तो यहां से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे इंसिडेंट पावर प्लस रिफ्लेक्टिंग पावर अपॉन सी, जो कि कितना हो गया भाई 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाई सी 3 इंटू 10⁸। इससे ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो ये फोर्स अपॉन एरिया से आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, मगर इधर 10⁻³ होगा तो उसे -4 में कन्वर्ट कर दिया और उधर 4 लिख दिया। नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Force exerted by radiation, force exerted by radiation of wavelength 330 nanometer is 10 Newton. क्या लिखा दिया पूरा? फोर्स एक्सर्टेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर, नहीं आगे लिखिए इसे, 10 न्यूटन नहीं, ऑन ए सरफेस फोर्स एक्सर्टेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर ऑन ए सरफेस इज 10 न्यूटन। एक सरफेस पे जो रेडिएशन फोर्स एक्सर्ट कर रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 330 नैनोमीटर, वो कितना है 10 न्यूटन। ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड स्ट्राइक टू सरफेस इफ, अब फर्स्ट पार्ट लिखिए, सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, और सेकंड लिखिए सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। क्वेश्चन
हो गया सोल्व? बताइए आंसर। फर्स्ट का 5 इंटू 10⁻27 और सेकेंड 2.5 इंटू 10⁻27। कितने क्या आ रहा है आंसर? ये वेरी गुड, परफेक्ट, सही आंसर है, +4 मार्क्स। देखिए इसमें फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो फोर्स हो गया P/C, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो फोर्स होता है P/C। अब मैं इसे लिख सकता हूं 1/c तो एज इट इज, और पावर होता है स्मॉल n hc बाई लैम्डा, बिकॉज P इक्वल टू n hc बाई लैम्डा। ये वैल्यू रख दी। तो अब यहां देखिए C से ये C कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया स्मॉल n इक्वल टू एफ लैम्डा अपॉन h। वैल्यू रख दें अब ये, तो f की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10, लैम्डा कितना दे रखा है 330 नैनो यानी 10⁻⁻⁹ और h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये आ गया हमारे पास 5 इंटू 10⁻27 नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। सेकेंड कंडीशन में देखें तो फोर्स अब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो फिर कितना हो जाएगा 2P/C। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? डाउट है क्या? नहीं है? तो ये आ गया हमारे पास 2/C और पावर को लिखेंगे NSC बाई लैम्डा। सो ये C कैंसिल हो गया और यहां से N निकालेंगे तो ये F लैम्डा अपॉन 2H, यानी जस्ट इसका हाफ हो रहा है तो डायरेक्ट लिख देता हूं ये वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻27 हाँ क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखे। एनर्जी ऑफ रेडिएशन ब्रैकेट में लिखिएगा E normally incident on a plane surface calculate linear momentum transfer to surface by radiation when, फर्स्ट पार्ट लिखिए, surface is perfectly absorbing, और सेकंड लिखिए surface is perfectly reflecting। करिए।
हो गया सॉल्व। क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट का आंसर E बाई सी और सेकंड का आंसर 2E बाई सी। कितनों क्या आ रहा है आंसर? वेरी गुड, परफेक्ट, +4 मार्क्स। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं हम। तो देखिए हमें पता है फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो यहां से मैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा तो ये फोर्स इनटू क्या हो गया? टाइम हो गया ना। अब चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है डेल्टा पी, तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। और फोर्स जो है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए आया था P बाई सी इंटू टाइम कर दिया हमने। एक ही बात हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है। और ये जो है P इंटू टी क्या हो गया? E, तो ये हो जाएगा हमारे पास E अपॉन सी। कोई कंफ्यूजन इसमें? नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम ये हो गया फोर्स इंटू टाइम। फोर्स हो गया हमारे पास 2P अपॉन सी इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम एनर्जी, तो ये आ गया हमारे पास 2E अपॉन सी। और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम में चेंज कर लीजिए तो E बाई सी तो मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी आप वो सारे इक्वेशंस कर सकते हैं, ठीक है भाई। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन 5 से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। अब देखिए सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा है कि देखिए आइसोलेटेड एटम है तब तो इलेक्ट्रॉन शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल में होते हैं, मगर जब बात सॉलिड की करें तो एटम में इंटरेक्शन के कारण इनके जो एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप आता है वो कहलाता है एनर्जी बैंड, ठीक है। तो ये एनर्जी बैंड में भी आपने पढ़ा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट्स का जो ग्रुप है वो वैलेंस बैंड हो गया और उससे हायर एनर्जी का जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा कंडक्शन बैंड, ठीक है। सो दो बैंड हो गया। अब इन दोनों बैंड के बीच का गैप है क्या? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर ये बात? मगर मेटल के लिए बात करें तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा? 0 होगा। तो मैं यहां बात कर रहा हूं किसके लिए? फॉर मेटल। तो मेटल के लिए ये कंडक्शन एनर्जी बैंड, ये तो हो गया वैलेंस एनर्जी बैंड यानी वैलेंस बैंड, और ये हो गया कंडक्शन, ठीक है। अब यहां पर ये ओवरलैप्ड है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी हमें नजर आएंगे, मिलेंगे भी। ये सारे एनर्जी स्टेट है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये आप इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते, ये सब इलेक्ट्रॉन है। मगर यहां पर अब देखिए इलेक्ट्रॉन ऊपर गिर जाएगा मगर यहां होल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं? मेटल की। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि वो होल क्रिएट होता है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड मेटल में नहीं होता, ठीक है ना। अब यहां देखिए सबसे ऊपर की ओर चलते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जा रही है ना इलेक्ट्रॉन की, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसके पास कम है, इसके पास और कम है, इसके पास और कम होते चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? मेटल में, जो कि ये तो मूवमेंट कर रहे हैं मेटल के अंदर और ये बॉन्डिंग कंडीशन में है, ठीक है। क्लियर है बात है? पूरे मेटल में मूवमेंट कर रहे हैं बट मेटल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे मेटल से बाहर आएंगे रेस्ट मेटल क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और पॉजिटिव की डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? पॉजिटिव, और पॉजिटिव होते ही वो अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर नहीं आ सकता।
ठीक है। सो बाहर लाने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो इसे हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है। इसे उससे ज्यादा देनी पड़ेगी, इसे और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जिसे हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ी वही कहलाएगा क्या? वर्क फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही? हर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी नहीं देनी पड़ती। देख, सबको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही क्या? तो वर्क फंक्शन क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाए, उससे कम पर तो बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो लिखिएगा वर्क फंक्शन में, it is a required minimum energy, it is a required minimum energy to bring out an electron, to bring out an electron from metal surface. ठीक है, मेटल सरफेस से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी वो क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल का मतलब है कि आपने कॉपर मेटल ले रखी है, जिंक है या सीजीएम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो कूलम अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज आ जाता है। और सेकंड इसी में लिखे एंड नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब यहां पर है कि भाई आपने मेटल तो लिए कॉपर की, मगर इसके सरफेस पर कोटिंग कर दी आपने सीजीएम की, तो फिर वर्क फंक्शन किसका काउंट होगा? सीजीएम का ही काउंट होगा। इसका भी आपने ऑक्सीडेशन कर दिया या रिडक्शन कर दिया तो वर्क फंक्शन फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी में भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग वर्क फंक्शन क्या होगा? वेरी कर जाएगा। ठीक है, बाकी और किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा। वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू, और फाई इक्वल टू लिखेंगे हम एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। हियर न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड या कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। हो गया नोट? लिखिए स्पेशल पॉइंट। हाँ ठीक है, नेचर ऑफ मेटल तो नहीं चेंज होता है, नेचर ऑफ सरफेस चेंज होता है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। तो ऑक्सीडेशन का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो सिंपल सी बात है कि उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया, तो अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो फिर आपको बाहर लाने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। और रिडक्शन किया, इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया
तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ठीक है ना, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। चेंज होने में ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, मगर वो बहुत ही स्लाइटली इफेक्ट आता है। यानी टेम्परेचर देंगे तो भी एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, तो जितनी एनर्जी थी उससे ज्यादा एनर्जी उसके पास आ जाएगी, तो फिर हमें बाहर लाने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, यानी वर्क फंक्शन स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। अब बात आती है नहीं हम और बढ़ा दे टेम्परेचर तो फिर इलेक्ट्रॉन ही इमिट हो जाएगा टेम्परेचर के कारण, तो वो कहलाता है थर्मियो आयनिक इमिशन। इसलिए यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट की बात आएगा तो स्लाइटली डिक्रीज होगा, बाकी फिर इस पे इफेक्ट ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट यहाँ पे नहीं है? स्पेशल पॉइंट में लिखिएगा, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन इमिशन is not possible. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो पॉसिबल है, बट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, अबव थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन इमिशन is not possible. इसलिए जब भी वो मैक्सिमम वेवलेंथ कहेगा इट मींस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहेगा तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ are characteristic property of metal. ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तभी चेंज होगा जब मटेरियल चेंज होगा। जब तक मेटल चेंज नहीं हो रही, यानी मेटल की सरफेस चेंज नहीं हो रही, तब तक इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलर वर्क फंक्शन की तरह कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने कहा कि भाई ज्यादा एनर्जी पे ही क्यों, क्योंकि इस पे देखिए हमने फोटोन इंसिडेंट किया, तो ये फोटोन की एनर्जी है एच न्यू। अब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से भी स्ट्राइक कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन से भी स्ट्राइक कर सकता है, इससे भी स्ट्राइक कर सकता है। क्लियर है बात? किसी से भी स्ट्राइक कर सकता है। तो यदि मैं इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर ही लेता हूं तो इमिशन की प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसके स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी कम है। ज्यादातर तो इनसे स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि लार्ज अमाउंट में तो ये, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू हम क्या लेते हैं, वर्क फंक्शन, यानी वर्क फंक्शन से ज्यादा ही लेते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, देखिए मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट की, मेटल सरफेस पे कौन सी लाइट इंसिडेंट की, मोनोक्रोमेटिक, तब भी इमिटेड सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैंने मान लीजिए 100 फोटोन इस पर इंसिडेंट किए, कितने, 100, तो सारे 100 फोटोन इसी तरह के इलेक्ट्रॉन से थोड़े स्ट्राइक करेंगे। कोई इससे भी स्ट्राइक कर सकता है, कोई इससे भी स्ट्राइक कर सकता है, कोई इससे भी स्ट्राइक कर सकता है। अब जो इससे स्ट्राइक करेगा वो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस 5। भाई जो एनर्जी, अब तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी मत सोचिए, पहले तो ये देखिए इतनी एनर्जी से आएगी कि एच न्यू एनर्जी इसको दी, 5 बाहर लाने के लिए खर्च हो गया, बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आई। ठीक है, मगर यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसे 5 से ज्यादा एनर्जी चाहिए, 5 से ज्यादा खर्च होगा, यानी ये वैल्यू बढ़ेगी, तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, कम। इसके लिए और वैल्यू ज्यादा चाहिए बाहर लाने के लिए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और कम होती जाएगी। सो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या उससे बिलो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ही इमिट होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात है? अब ऐसा क्यों, उसका रीजन, क्योंकि मेटल के सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती।
पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट में तो नहीं इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक और बात ये है कि देखिए मान लीजिए इस मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, कितना है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, और मैं केवल एक ही फोटोन इस पे इंसिडेंट कर रहा हूं 5 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का, कितनी एनर्जी का 5 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आएगा, जरूरी नहीं है, उसमें भी समझिए ये फोटोन कौन से इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा ये श्योरिटी हम नहीं दे सकते। मान लीजिए इस मेटल के इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन से यहां कोलिजन कर गया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन से कोलिजन किया तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल के इनसाइड से सरफेस तक आते टाइम मेटल के एटम से क्या कर गया, कोलिजन, और इतनी ज्यादा कोलिजन हो गई कि इसके पास एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल भी नहीं बची, तो इमिशन भी नहीं होगा, और केवल वर्क फंक्शन के बराबर है तो 0 एनर्जी से आ सकता है, ठीक है। बात क्लियर, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि हम एक तो इसमें मस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते कि हमने फोटोन की एनर्जी ज्यादा ली तो इलेक्ट्रॉन मस्ट इमिट होगा, ऐसा नहीं है, मे भी बढ़ाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। दूसरा, इमिटेड सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती, क्योंकि मेटल के सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी वो है वर्क फंक्शन, और ये हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू दे सकते हैं। मान लीजिए हमने टेम्परेचर के थ्रू ये एनर्जी दी तो कहलाएगा थर्मियोनिक इमिशन। कौन सा इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। यही मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू देता हूं तो कहलाएगा फील्ड इमिशन, ठीक है। और यही एनर्जी मैं फोटोन के थ्रू देता हूं तो ये कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। इसमें फर्स्ट लिखिए थर्मियोनिक इमिशन, सही है, गलत लिखा है, सही ना। थर्मियोनिक इमिशन, तो इसमें लिखिएगा इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस by suitable heating, by suitable heating, या कह सकते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस electron emission from metal surface by strong electric field, by strong electric field. नेक्स्ट लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इसमें लिखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस by radiation of suitable frequency, by radiation of suitable frequency, and this phenomena
is known as photoelectric effect. And emitted electron is called photoelectron. ठीक है, फोटोन के थ्रू इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे ना, तो ये कहलाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। थर्मो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है टेम्परेचर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा हो तो वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा थर्मो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ फोटोन के थ्रू हो रहा है इलेक्ट्रॉन इमिट तो वो इलेक्ट्रॉन ही है मगर कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड बाई हर्ट्ज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। हर्ट्ज ने देख लिया था, ये बताया था कि जब यूवी रेज इंसिडेंट कर रहे हैं तो दो जो प्लेट है इनके बीच में कंडक्शन होना शुरू हो गया, बैटरी से कनेक्ट किया तो, और जब तक यूवी रेज गिराना बंद कर दिया तो कंडक्शन बंद हो रहा है, यानी लाइट का इफेक्ट हो रहा है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है इस बारे में हर्ट्ज कुछ भी नहीं बता पाए। इसके बाद होलवॉच ने भी डिस्कवरी की थी मगर क्रेडिट हर्ट्ज को दिया गया क्योंकि पहले डिस्कवरी हर्ट्ज ने कर दी थी। होलवॉच ने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रो स्कोप लिया और इसमें ये दो गोल्ड लीफ लगी हुई रहती है, ये जिंक प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा है। क्लियर है बात? अब इस पर यूवी रेज इंसिडेंट करना शुरू किया इन्होंने। जैसे यूवी रेज इंसिडेंट किया, ठीक है, तो इनके बीच का सेपरेशन कम होता गया और ये सेपरेशन कम होता हुआ न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया। मगर अभी भी यूवी रेज इस पर इंसिडेंट करते रहे तो देखा कि ये सेपरेशन वापस बढ़ गया, ये सेपरेशन वापस बढ़ गया। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसमें जो चार्ज है वो पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स इससे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, मगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या है इस बारे में होलवॉच कुछ भी नहीं बता पाए। ठीक है, बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और तब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद ही लेनार्ड ने इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है जो फोटोन के थ्रू इमिट हुआ है। और फिर लॉज दिए किसने, लेनार्ड ने। तो लिखिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय लेनार्ड। नेक्स्ट लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन बाय आइंस्टीन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन बाय आइंस्टीन। ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रैकेट में लिखिए यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी यूज की थी और ये क्वांटम थ्योरी किसकी थी, मैक्स प्लैंक की। लिखिए क्वेश्चन होम असाइनमेंट के लिए रहेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि टाइम होने को आया तो क्वेश्चन लिखा देते हैं। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए थ्री metals A, B and C have work function 2 electron volt, 2.5 electron volt and 5 electron volt respectively. These metals are illuminated by
radiation of wavelength (400 nanometer). Which metal can emit? Which metal can emit इलेक्ट्रॉन? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Calculate maximum wavelength of incident radiation on it which can emit. Calculate maximum wavelength of incident radiation on it which can emit इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन और भी है, वो भी टिक कर लीजिए। बिगनर बॉक्स नंबर 1, बिगनर बॉक्स नंबर 1, ये आपको पूरा सोल्व करना है। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 से 10 तक। एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन नंबर 1, 5, 19, 20, 24। एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन नंबर 1, 6, 10, 19, 21, 27। ठीक है, तो ये साथ के साथ क्वेश्चन करते रहेंगे तो सही भी रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।